Rahim. Assalamu alaikum grade 9. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your chemistry teacher. हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक हमने जो चीज़ें देखी जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज केमिकल स्पीशीज़। उसके अंदर हमने आयंस के बारे में देखा था। आयंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। इनको हमने नेम दिया था कैटाइन एंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कैटाइन कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है किसी भी एटम से तो वो क्या बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज कैटाइन, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी एटम में तब हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है एंड दिस इज़ कॉल्ड एनाइन, ठीक है। इसके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी थी, उसका फिर डिफरेंस देखा था कि एटम और आयन के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। आज हम क्या देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। जिस तरह एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है तो हमारे पास आयन बनते हैं, इसी तरह जब हमारे पास मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करेगा तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे, ठीक है। When a molecule loses again an electron, it forms a molecular ion, ठीक है। इसी तरह molecular ion have positive और negative charge on it, ठीक है। जिस तरह आयंस के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसे ही सेम मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसकी टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। नंबर वन इज़ कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड द सेकेंड इज़ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, जैसे कैटायंस थे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कह देंगे, एंड जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम क्या कहेंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से होते हैं। If a molecule have positive charge on it, it is considered as cationic molecular ion, ठीक है। नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जब कभी भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो क्या बनाएंगे, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH4 पॉजिटिव हो गया, N2 पॉजिटिव हो गया, या हमारे पास H पॉजिटिव हो गया। इसी तरह एनायनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं। इफ़ अ मॉलिक्यूल हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कंसिडर्ड एज एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये किस तरह से फॉर्म होते हैं। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन इज़ फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या एडअप होंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो हम उसको क्या कहेंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जो हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो ज़्यादा एबंडेंट है एज़ कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन के दरम्यान में क्या डिफरेंस होता है। हमने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। क्या होता है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, और ये हमने ये पढ़ा था कि जितने भी जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब कभी भी मॉलिक्यूल से, ठीक है, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होगा तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। इट इज़ फॉर्म बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होते हैं जबकि मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड इट इज़ द आयनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि ये एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं और इसके अंदर हमारे पास ये आयनाइजेशन किसकी होती है, मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन हो जाती है, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। इट इज़ स्टेबल यूनिट। इट इज़ स्टेबल यूनिट का मतलब ये है कि इसके अंदर फर्दर गुंजाइश नहीं होती कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे मॉलिक्यूल को किसी दूसरे एलिमेंट को अपने साथ उसके साथ बॉन्डिंग करे। ये स्टेबल हो जाता है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जबकि जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये रिएक्टिव स्पीशी होती हैं, इनके अंदर अभी भी एबिलिटी होती है कि या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लें या इलेक्ट्रॉन को दे दें या शेयरिंग कर लें, ठीक हो गया। ये हमने देख लिया मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान में क्या डिफरेंस था। अब हमारे पास जो थर्ड स्पीशी आती है, केमिकल स्पीशी आती है, वो है फ्री रेडिकल्स, ठीक है। ये भी बेसिकली आयंस ही होते हैं लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि आयंस तो होते हैं लेकिन कब इनको हम फ्री रेडिकल्स कह सकते हैं।
फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब कभी भी ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग द डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। अगर आप ये देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन की सिंबल है, हाइड्रोजन के ऊपर डॉट है। ठीक है, क्लोरीन की सिंबल, इसके ऊपर डॉट, H3 सी के ऊपर डॉट है, सी के ऊपर डॉट है। तो ये किस तरह से डॉट हुआ, यानी कि इसके ऊपर हमारे पास है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्लोरीन के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे पास ये जो होते हैं इनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होता। ठीक है, अगर वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमारे पास क्या होंगे, ऑब्वियसली अगर वन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनके ऊपर हम क्या करेंगे, उनको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिंबल जो बिल्कुल अपर राइट कॉर्नर पे इनका डॉट लगाएंगे और ये क्या रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, ये क्या है, फ्री रेडिकल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे अब्सॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। फ्री रेडिकल्स किस तरह से बनते हैं, जब होमोलिटिक ब्रेकेज का मतलब ये है कि यानी कि इक्वल ब्रेकेज, जो भी उनके दरम्यान में बॉन्डिंग होती है, जब उनकी बॉन्डिंग को वो इक्वली ब्रेक हो जाती है, उसका इक्वल ब्रेकेज हो जाता है, यानी कि दो एटम्स के दरमियान की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। कब, जब वो हीट या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो सनलाइट होती है इसके अंदर भी, ये जो नॉर्मल सन है इसके अंदर हमें कोई हाई एनर्जी के साथ हम इसको स्पेसिफिकली नहीं तोड़ते। इसके अंदर जो सनलाइट होती है उससे भी इनके दरमियान जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जांपल किस तरह से हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे हम अगर एग्जांपल लें क्लोरीन की, ठीक है, Cl2 ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, अब इसके दरमियान, अब देखिए बॉन्डिंग तो हमेशा मॉलिक्यूल के दरमियान ही होगा ना, अकेला एटम तो नहीं होगा ना। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है, क्लोरीन के ऊपर जो नंबर होता, क्लोरीन का बेसिक एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ठीक है, अब जब हमारे पास क्लोरीन का नंबर 17 होता है, अगर मैं इसका शेल आपको बना के दिखाऊँ एक क्लोरीन का, तो ये हमारे पास फर्स्ट शेल हो गया, ये हमारे पास सेकेंड शेल एंड दिस वन इज़ द थर्ड एंड लास्ट शेल। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए हम थोड़ा सा पॉइंटों को बड़ा करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकंड शेल के अंदर मतलब फर्स्ट जो शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 6 और ये 8, 2 और 8 10 हो गए, बाकी के हमारे पास 7 बचे, वो हम इसे बना लेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो क्लोरीन है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो क्या करती है, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देती है। ठीक हो गया। जब एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेती है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, वो क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि एक क्लोरीन दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, इसको मैं रेज करती हूँ, अब थोड़ी सी इसका हम सिर्फ लास्ट शेल का बना लेते हैं। लास्ट शेल का देखें, क्लोरीन के ऊपर हमारे पास हमने देखा एक इस तरह से क्रॉस लगा लेते हैं एक के ऊपर इसके पास। ठीक है, 2 4 और ये 6 और ये 1। ठीक हो गया। दूसरे क्लोरीन के ऊपर हम डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 2 4 और ये 6 और 1 7। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाएगा। अब इसके पास जब ये शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, जब शेयरिंग हो जाएंगी तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। जब इसके अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका मतलब है इस टाइम पे जो Cl2 है
यानी कि इस टाइम पे जब हमारे पास जो Cl2 है वो हमारे पास स्टेबल फॉर्म में है। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्टेबल फॉर्म में है। लेकिन जब Cl2 के ऊपर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, सनलाइट पड़ती है, तो ये क्या हो जाता है, इसका जो बॉन्ड होता है Cl और Cl का वो टूट जाता है। ठीक है, जब देखें जब इसका बॉन्ड टूट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब बॉन्ड टूट गया है तो Cl के अंदर से जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था ना, एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो से अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ये फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम डॉट बना देंगे। ठीक है, ये डॉट हो गया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने दो थे हमारे पास, एक ये था एक ये क्लोरीन, दो तो क्लोरीन सेपरेट हो रहे हैं ना, दो मॉलिक्यूल्स थे ना, Cl2 था हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2Cl ऊपर डॉट आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की कि किस तरह से क्लोरीन जो है हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। इसी तरह हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, CH4 मीथेन की बात करते हैं, CH4 की। ठीक हो गया, अब कार्बन का नंबर क्या होता है 6, कार्बन का नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1। अगर मैं हाइड्रोजन का बनाती हूँ बॉन्ड, सबसे पहले इसके शेल बनाती हूँ, तो इसके पास ये हमारे पास कार्बन के हम दो शेल बना लेते हैं और हाइड्रोजन का एक। हमें पता है कि पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कार्बन के अंदर 6 होने चाहिए, पहले के अंदर 2, अगले के अंदर 4, तो हमारे पास बन के 6। ठीक हो गया, अब इसको स्टेबल होने के लिए जी जो हमारे पास कार्बन है इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और इसको स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक हो गया, अब कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, एक हाइड्रोजन इसके साथ इसका इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस केस में भी हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए था। जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो हमारे पास उसने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, वो स्टेबल हो गया। ठीक है, और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ इस केस में शेयर कर लिया। जब कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया तो इसके पास इस वक्त 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह इस हाइड्रोजन ने इसके साथ किया तो इसका भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गई, और जो कार्बन है उसने उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह इसके साथ भी यही हुआ, फिर हमारे पास कार्बन के 7 इलेक्ट्रॉन्स और इसके साथ बनाया तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह हमारे पास कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस टाइम पे CH4 दिस इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, लेकिन जब हमारे पास क्या होता है, इसी तरह जैसे हमने पहले बात की क्लोरीन की, जब हमारे पास जो इसके ऊपर CH4 के ऊपर यानी कि मीथेन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इसकी जो दरमियान बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है। ठीक हो गया, हम उसको देख लेते हैं किस तरह से टूट जाती है। ये हमारे पास है C। ठीक है, एक इसने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, इधर एक, इधर 3-4 बॉन्ड बनाए हैं ना, 4 हाइड्रोजन हैं हमारे पास। ठीक है, तभी ये स्टेबल होते हैं ना CH4। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास इसके ऊपर CH4 के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन जब इससे दूर होगा तो इसका ये नहीं होगा कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले के दूर होगा। ठीक है, यानी कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे नहीं करेगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे आए कार्बन को। ठीक है, और इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन के पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जो हैगा वो एक होगा भी कि वो मज़ीद बॉन्ड बना सके। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास H3, सॉरी एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा रेस करती हूँ, थोड़ा सा लाइट करते हैं इसको।
अब हमारे पास क्या होगा कि जब CH4 से ये किस तरह से डिकम्पोज होगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा जब बॉन्डिंग हमारे पास H3, ये तो हमारे पास पूरे है ना, किसके ऊपर हमारे पास डॉट आएगा, C के ऊपर। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास जो डेफिशिएंसी हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है, कार्बन के ऊपर हो रही है। प्लस हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के ऊपर भी हम डॉट लगाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास हाइड्रोजन इससे अटैच होगा तो हाइड्रोजन के पास को भी अभी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा कि वो मज़ीद बॉन्डिंग कर सके और वो स्टेबल हो सके। ठीक है, क्या जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ी तो हमारे पास क्या आएगा, H3C के ऊपर डॉट। इसके ऊपर डॉट का मतलब ये है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो यहाँ, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बचा है जिसको भी मज़ीद इसने बॉन्डिंग बनानी है, किसके साथ से ब्रेक हुआ है, इस कार्बन के साथ से ब्रेक हुआ है, इस वजह से इसके ऊपर डॉट आ जाएगा। इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो ब्रेक होके अलहदा हो गया है तो इसके ऊपर डॉट आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे पास बॉन्डिंग बनती है, किस तरह से हमारे पास ये इनकी ब्रेकेज होती है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देख लेंगे अब हमने देख लिया कि उनकी फॉर्मेशन किस किस तरह से हो रही थी। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। आयंस क्या होते हैं, दीज आर द एटम्स विच बियर सम चार्ज। आयंस वो एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके अंदर ये भी आयंस ही होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी चार्ज होता है लेकिन इनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया, दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टलिटीज, ठीक है, ये सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या इनके क्रिस्टल्स होते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर, ठीक है, ये एयर में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया, एयर में एग्जिस्ट करते हैं, जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इनके जो दरमियान में बॉन्डिंग है किसी न किसी एलिमेंट के साथ वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। ठीक हो गया, और वो फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन सनलाइट की प्रेजेंस में इनकी जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती, इनका जो इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो ब्रेकअप नहीं होती। ठीक है, अगर वो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑपोजिटली चार्ज उसमें अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। दे में फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक हो गया, ये हमने केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हुए भी पढ़ा कि वो क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में भी ये जो है इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमने देख ली कि किस किस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं, किस तरह से हमारे पास फ्री रेडिकल्स आयंस बनते हैं, और सबसे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आयंस के बारे में भी देख लिया था। अब अपने क्या करना है, मैंने जिस तरह से आपको एग्जांपल बताई, आपने इसी तरह से किसी अपनी बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा या सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स की कुछ दूसरी एग्जांपल्स को किसी भी कॉपी के ऊपर या शीट के ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।